आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों हमारी क्लास 12 की केमिस्ट्री में यूनिट 7 स्टार्ट हो चुकी थी, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इससे दोस्तों हमने यूनिट 7 से रिलेटेड आपका जितना भी बेसिक, जो भी कुछ बेसिक होता है, हमने कल की वीडियो में, पिछली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था, पार्ट नंबर 1 में पढ़ लिया था। तो पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक आ रहा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ आप उसको देख लो। आज हमारा ये पार्ट नंबर 2 है ना, जिसमें हम इस पी ब्लॉक के तत्व को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको दोस्तों बता दिया था पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑफ कोश में प्रवेश करता है उन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 13 से लेकर 18 तक रखा गया है। ठीक है, हमें दोस्तों इस यूनिट में पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट पढ़ना है। पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट का मतलब दोस्तों ये है कि हमें इस पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में 15वें वर्ग या फिर फिफ्थ ए, 15वें वर्ग का ही नाम है फिफ्थ ए को, और इसमें हमें 16वें वर्ग या फिर 6A समूह को पढ़ना है, क्योंकि 16वें वर्ग का ही नाम है 6A। कैसे ये बनते हैं सब कुछ हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था। ठीक है, तो मेरे भाई पहले हम पढ़ेंगे 15वें वर्ग के तत्वों को। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग जमाइए 15वें वर्ग या फिफ्थ ए समूह के तत्व, 15वें वर्ग या फिफ्थ समूह के तत्व। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, जो 15वें वर्ग या फिफ्थ समूह के तत्व हैं मेरे भाई, इन 15वें वर्ग या फिफ्थ समूह के तत्वों में 5 तत्वों को रखा गया है। कितने तत्वों को रखा गया? 5, जिसमें आपका पहला है नाइट्रोजन, ठीक है, आपका दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है आर्सेनिक, चौथा है एंटीमनी और 5वां है बिस्मिथ। ये 5 तत्वों को रखा गया है, जिसको याद करने की ट्रिक है नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। ठीक है, ये मेरे भाई ट्रिक है, नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है, ये हमारी ट्रिक है मेरे भाई। अब क्या ऐश्वर्या ब्यूटीफुल है? नहीं, पहले थी अब नहीं है। ठीक है, तो नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है, नहीं फॉर आपका बनेगा नाइट्रोजन। क्या बनेगा? नाइट्रोजन। तो ये आपका है नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्या है आपका? नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपका है फास्फोरस। ठीक है, चलो ये है आपका आर्सेनिक। ठीक है, चलो ये है आपका एंटीमनी। ठीक है, और ये आपका है बिस्मिथ। क्या है? बिस्मिथ। ये 5 तत्वों को मेरे भाई आपका जो 15वें वर्ग या फिफ्थ समूह में रखा गया है। आपको मेरे भाई मैं बता देता हूं, इन 5 तत्वों में जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन केवल और केवल आपका गैस अवस्था में होता है। नाइट्रोजन केवल और केवल गैस अवस्था में होता है। नाइट्रोजन क्यों गैस अवस्था में होता है, इसका भी रीजन है मेरे भाई। नाइट्रोजन जो है अपने वर्ग में पहला तत्व है, और पहला तत्व होने के कारण इस नाइट्रोजन का जो आकार है बहुत छोटा होता है। आकार बहुत छोटा होता है तो नाइट्रोजन के आपस में अणु न मिक्स नहीं हो पाते, आपस में अणुओं का संगुणन नहीं हो पाता, तो फलस्वरूप क्या है? गैस है। हमें वैसे भी पता है मेरे भाई, अणुओं का संगुणन नहीं होता तो वो गैस होता है। थोड़ा बहुत इसमें अगर संगुणन हो जाता है तो द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, और अच्छे से संगुणन हो जाता है मेरे भाई तो वो ठोस होता है। आपको पता है ये चीज, तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बहुत छोटा है, इसके कारण इसके अणुओं में, परमाणुओं में संगुणन नहीं हो पाता, फलस्वरूप नाइट्रोजन गैस है। लेकिन मेरे भाई बाकी जितने भी तत्व जो हैं, शेष तत्व जितने भी हैं, ये मेरे भाई ठोस अवस्था में रहते हैं। इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, इन चीजों को आपको याद रखना है। मैं एक चीज और इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। ठीक है, तो 15वें वर्ग में मेरे भाई 5 तत्वों को रखा गया है। कितने तत्वों को रखा गया? 5। 1 2 3 4 5, ये 5 तत्वों को इसमें रखा गया है। आगे मेरे भाई आपको ये चीज समझना जरूरी है कि जो 15वें वर्ग हैं, 15, देखो आपको ये क्या लिखा हुआ है? 15 लिखा हुआ है। 15 में से आप 10 हटा दो, 15 में से आप कितने हटा दो? 10 हटा दो। ठीक है, 10 हटा दो तो कितने बचेंगे? 5। कितने बचेंगे? 5।
मतलब मेरे भाई ये जो 15वां वर्ग है, इस समूह के प्रत्येक तत्व के जो संयोजकता कोष होता है, कौन सा कोष? संयोजकता कोष। अब संयोजकता कोष आपको पता होना चाहिए कौन सा है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, अब भी बता दे रहा हूं। अंतिम कोष संयोजकता कोष होता है, ठीक है। तो इनका जो संयोजकता कोष होता है 15वें वर्ग का, इनके संयोजकता कोष में मेरे भाई 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अब ये संयोजकता कोष में 5, जैसे आप नाइट्रोजन की बात कर लें, नाइट्रोजन का मेरे भाई जो परमाणु क्रमांक होता है, यहां पर लिख दूं क्या? नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। समझ गए? तो पहले इन दोनों से मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो, आपको पता है पहली कक्षा में मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 32 आते हैं, फिर 32, इस टाइप से आपका चलता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैं बिंदु के रूप में यहां पर प्रदर्शित कर रहा हूं। अगर इसका देखें तो पहली कक्षा में 2, ठीक है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि 15 है तो 8 और 2 10 और 5 15। तो अंतिम कक्षा संयोजकता कोष होता है, इसलिए संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे भाई? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन 5 इलेक्ट्रॉन को ये दान कर सकता है। ये जो आपका परिवार है, 5 इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष में होते हैं, तो इन 5 इलेक्ट्रॉन को ये दान करता है, दान कर सकता है ये बंदा। जब ये दान करेगा बंदा, तो यदि कभी 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा तो इन परिवार पर आ जाता है 1+। कभी ये बंदे 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं तो 2+ आ जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे 3+, 4 का करेंगे तो 4+, 5 का करेंगे तो 5+, 6 का करेंगे तो 6 तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अंतिम कक्षा में कितने हैं? 5, तो 6 तो कर ही नहीं सकते। तो मेरे भाई अगर हम बात करें तो इनकी अधिकतम संयोजकता जो होती है वो 5+ तक होती है। ध्यान रखना, क्यों होती है? क्योंकि इनके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये तो प्लस वाली हुई बात। अगर मेरे भाई ये वाला जो ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन लेने को बैठ जाए, किसको बैठ जाए? इलेक्ट्रॉन लेने को बैठ जाए, तो इनके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इनको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए? आप बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 5 तो हैं। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको देखो दूसरा अष्टक कितने पूरा होता है? 8 में होता है। 8 में तो 5 है, 3 की जरूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। तो ध्यान रखना, संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को एक एक करके दान भी कर सकते हैं। अगर ये दान ना करें तो ये वाले जो बंदा होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मेरे भाई जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे 3-। कितनी करेंगे? 3-। तो ध्यान रखना मेरे भाई, धनात्मक में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है 1+ से लेकर 5+ तक, और ऋणात्मक में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है 3-। इन चीजों को आप याद रखना मेरे भाई, कैसे होती है मैंने समझा दिया, ठीक है। हटा दूं मैं अब इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनके संयोजकता कोष में मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसलिए इनकी अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। कितनी? 5 होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो इलेक्ट्रॉन का क्रम क्या है? 2, ठीक है। हाँ सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, चलो इनको मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप। अब आपको ये चीज और समझना है मेरे भाई कि जो नाइट्रोजन है, क्या है? जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन केवल और केवल आपका द्विपरमाणविक अणु है। कौन सा परमाणविक अणु है? द्विपरमाणविक। मतलब नाइट्रोजन N2 के रूप में रहता है। नाइट्रोजन किसके रूप में रहता है? N2 के रूप में रहता है। लेकिन जितने भी जो तत्व हैं वो चतुष्परमाणविक अणु है, चतुष्परमाणविक अणु है। मतलब P किसके रूप में रहता है? P4 के रूप में रहता है। आर्सेनिक किसके रूप में रहता है? AS4 के रूप में रहता है। Sb किसके रूप में रहता है? Sb4 के रूप में रहता है। Bi किसके रूप में रहता है? Bi4 के रूप में रहता है। इन चीजों को आपको याद रखना है। नाइट्रोजन आपका द्विपरमाणविक अणु है, लेकिन शेष तत्व सभी क्या है? चतुष्परमाणविक अणु है। इतना आप समझ गए?
कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, ठीक है। अब क्या करो, अब आप जो तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें मेरे भाई परमाणु क्रमांक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, इसका मेरे भाई 15 होता है, इसका मेरे भाई 33 होता है। आप देखो इस ट्रिक से निकाल लिया करो, 2 8 8 18 18 32, ये वाली ट्रिक आप लगा करो और निकालो। देखो इसमें तत्व कितने हैं, 1 2 3 4 5 तत्व हैं, तो ट्रिक आपकी लगेगी 4 की, और 2 कहां से छोड़ें, तो आगे से आप 2 छोड़ दो, ठीक है। तो पहले का कितना है 7, 7 में 8 जोड़ दो 15, 15 में 18 जोड़ दो, कितना हो गया 33, और 33 में आप 18 जोड़ो, 33 में आप 18 जोड़ दोगे तो बन जाएगा 51, और 51 में 32 जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा 83, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमारे ये कॉलम बना लेना कि ये आपका कॉलम है तत्व का, ठीक है। ये आपका कॉलम रहेगा तत्व के नाम का, तत्व के नाम का, और ये रहेगा आपका कॉलम परमाणु क्रमांक का, और ये जो आपका कॉलम रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये कॉलम आपके रहेंगे, ठीक है। चलो तो अब देखो मेरे भाई, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 7। आपको पता है परमाणु क्रमांक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अबाहु नियम अनुसार होता है। तो सबसे पहले कौन भराएगा मेरे भाई, 1s, कौन भराएगा 1s, ठीक है। तो ये भरा जाएगा 1s2, ठीक है। चलो इस 1s2 के बाद देखो इधर से वापस आ जाता है, और फिर किसको भरता है 2s को, ठीक है। और s में आपको पता ही है 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये आपका 2s2 हो जाएगा। फिर 2s2 के बाद इधर से वापस आएगा, फिर किसको भरेगा 2p को, ठीक है। अब 2p, तो ये 2p, p में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 6, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है केवल 7, तो 4 यहाँ भरा चुके। अब आपके कितने बचे 3, तो 2p आपका क्या आएगा 3 आएगा, समझ गए ना, ठीक है। इसके 15 इलेक्ट्रॉन है, भरो, ठीक है। 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 हो गए, कितने भरने हैं 15, तो 2p6, जो 2p6 का इसके बाद कौन भराता है 3s, है ना, तो आप भर दो 3s2, ठीक है। अब 3s2 के बाद इधर से वापस आ जाएगा, फिर किसको भरेगा इसको, है ना, तो ये हमारा होगा 3p। तो p में आप कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे 3, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे हैं। तो मेरे भाई इस टाइप से आपको प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक है। चलो है ना, इसका कर दो, तो 1s2 2s2, आप मिलाते जाओ, मैं भरते जा रहा हूं, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है 4s2। अब आपका देखो 4s2 पहुंच गए, 4s2 के बाद कौन भराएगा आपका 3d भराएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो 3d10, ठीक है। 3d10 के बाद भराएगा 4p, आप काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है 10, ठीक है, ये 20 और 10 30, आपके पास कितने बचे 3, तो 4p में कितने भराएंगे आपके भाई 3 भराएंगे, ठीक है। तो समझ गए ना मेरे भाई 4p3। तो इस टाइप से मेरे भाई इसका और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। बस आपको ये क्रम याद रखना है कि पहले आपका 1s भराएगा, फिर वापस, फिर 2s, फिर 2p, फिर ये 3s, ठीक है 3p 4s, ठीक है 3d, इस टाइप से आपको ये भरना है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि देखो ये आपका जैसे तीसरी कक्षा के सामने है, तो ये तीसरी कक्षा कर लिए मतलब 3d होगा, ये 3p के सामने है तो 3p होगा, ये 3s के सामने है तो 3s होगा, इस टाइप से मेरे भाई ये होंगे, ठीक है। चलो बाकी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कर दे रहा हूं, ठीक है। कि 2 का मैंने मेरे भाई समय बचाने के लिए मैंने आपको कर दिया है, यहाँ पर आप देख लो, है ना। बाकी मैंने पूरा इस रूल्स के अनुसार किया है। अबाहु नियम मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, और इस वीडियो में भी मैंने बना के रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आप बहुत सी चीजों को यहाँ पर समझ गए हो कि 5th समूह में 5 तत्वों को रखा गया है, जिनके संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी अधिकतम संयोजकता 5 होती है ना। और यदि इलेक्ट्रॉन लें तो 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ऋणात्मक में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 3- और धनात्मक में 1 से लेकर 5+ तक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि नाइट्रोजन गैस है, बाकी शेष तत्व क्या है जो ठोस अवस्था में होते हैं। नाइट्रोजन द्विपरमाणविक अणु है, बाकी आपका चतुष्परमाणविक अणु है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि फास्फोरस
ठोस अवस्था में संगठन रखता है। क्वेश्चन ये आता है फास्फोरस ठोस अवस्था में संगठन रखता है, तो आपका आंसर होगा P4, है ना। फास्फोरस ठोस अवस्था में P4 आपका संगठन रखता है। अब मेरे भाई जो आपके 15वें वर्ग के तत्व हैं इनके हम गुणों पे बात करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है मेरे भाई। या 50 समूह के तत्वों के गुण आप पहली हेडिंग डाल लो, ठीक है। और गुणों में आपकी जो पहली हेडिंग होगी वो आपकी होगी भौतिक गुण। कौन सी गुण? भौतिक गुण। मेरे भाई जब भी आपसे कभी भौतिक गुण की बात करें तो मेरे भाई जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण में केवल और केवल हम ठोस द्रव गैस के बारे में बताते हैं। भौतिक गुण में मेरे भाई केवल हम ठोस द्रव गैस के बारे में बताते हैं कि कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है, ये चीज हम बताते हैं, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है मेरे भाई, भौतिक गुणों में ये बताना है कि जो आपका 50 समूह है इसमें कौन गैस है, कौन द्रव है, कौन ठोस है। तो मेरे भाई 50 समूह जो तत्व है वो क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मिथ, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों में मेरे भाई केवल और केवल जो नाइट्रोजन है, केवल और केवल क्या है? नाइट्रोजन है, वो आपका गैस अवस्था में है। बाकी जो जितने भी तत्व हैं, शेष तत्व हैं, वो आपके ठोस अवस्था में हैं। कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, ठीक है। तो आपको इसमें एक लाइन यही लिखना है, आपको थ्योरी लिखना है तो आपको ये लिखना होगा 50 समूह के तत्वों में नाइट्रोजन केवल गैस अवस्था में होता है एवं शेष तत्व ठोस अवस्था में होते हैं। दैट्स ऑल, बस इतना लिखना है और यही बताया जाता है, ठीक है। चलो बता दिया। अब सेकंड पॉइंट मेरे भाई आपको डालना है गलनांक क्वथनांक। सेकंड पॉइंट आपको डालना है गलनांक क्वथनांक, गलनांक क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक। ओके मेरे भाई आपको पता है जो गलनांक है या जो क्वथनांक है ये दोनों ताप है। गलनांक हो या फिर क्वथनांक हो, ये सभी मेरे भाई क्या होता है? ताप होता है। क्या होता है? ताप। गलनांक भी ताप है, क्वथनांक भी ताप है। मेरे भाई आपको बता दे रहा हूं जो क्वथनांक है, क्या है? क्वथनांक। क्वथनांक ये भी आपका एक ताप है, लेकिन मेरे भाई जो क्वथनांक है एक ऐसा ताप है जिस ताप पर कोई द्रव, कोई भी द्रव, अब कोई भी द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को हम बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक, ठीक है। और गलना भी मेरे भाई एक ताप होता है और गलनांक मेरे भाई एक ऐसा ताप होता है जिस ताप पर कोई ठोस किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाए? द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलो तो मेरे भाई हम गलनांक क्वथनांक की बात कर रहे हैं तो देखो यहां पर मेरे भाई ये गैस है, क्या है? गैस। और क्वथनांक हमें किस में चेंज करना है? क्वथनांक क्या है? ताप। और ताप वह ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये तो खुद गैस में है ही, तो इसको गैस में परिवर्तित करने की हमें जरूरत नहीं है। ये आपका गैस में है ही तो गैस में परिवर्तित करने की हमें इसे जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है तो हमें ताप की भी जरूरत नहीं है, हमें ताप की भी जरूरत नहीं है। और ताप की जरूरत नहीं है मतलब क्वथनांक होगा सबसे कम, क्वथनांक होगा सबसे कम, ठीक है। अब कोई अगर द्रव है, कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है तो उसको हमें गैस में परिवर्तित करने की जरूरत होगी, तो उस द्रव को हम ताप देंगे। अब जब ताप देंगे तो ताप की जरूरत होगी मतलब क्वथनांक होगा। लेकिन यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसको गैस में चेंज करना है, तो मेरे भाई कोई भी जो पदार्थ होता है ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज नहीं होता। सिर्फ कपूर को छोड़ दिया जाए और आयोडीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी पदार्थ डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित नहीं होता। नियम यह है कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो वो पदार्थ पहले द्रव अवस्था में जाएगा और फिर गैस अवस्था में जाएगा। अब मेरे भाई इस ठोस को यदि हमें गैस अवस्था में परिवर्तित करना है तो पहले ये ठोस द्रव में जाएगा तो ताप देना पड़ेगा और फिर द्रव से गैस में ले जाने के लिए ताप देना पड़ेगा। मतलब हमें ताप की जरूरत ज्यादा होगी, ताप की जरूरत ज्यादा होगी। तो आज के बाद मेरे भाई याद रखना कि जो गलनांक क्वथनांक होता है, जो गलनांक क्वथनांक होता है सबसे ज्यादा होता है ठोस का। सबसे ज्यादा किसका होता है मेरे भाई? ठोस का। जैसे ये लिख दिया मैंने गैस, ये लिख दिया मैंने द्रव और ये लिख दिया मैंने ठोस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो गलनांक क्वथनांक होगा वो किसका होगा मेरे भाई? ठोस का होगा, क्योंकि ठोस को ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज्यादा गलनांक क्वथनांक होगा ठोस का, उससे कम होगा द्रव का और सबसे कम जो गलनांक क्वथनांक होता है वो होता है गैस का।
उसी प्रकार मेरे भाई घनत्व, घनत्व भी सबसे ज्यादा होता है ठोस का, उससे कम द्रव का, और सबसे कम गैस का। तो ध्यान रखना, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं गलनांक, गलनांक, क्वथनांक, क्वथनांक का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, ये गलनांक क्वथनांक का बढ़ता क्रम है। ठीक है, अब हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई हमारा पॉइंट क्या है कि हमारा फिफ्थ समूह के तत्वों के हम गुण पढ़ रहे हैं। तो फिफ्थ समूह के तत्वों में जो नाइट्रोजन है वो क्या है, गैस है। नाइट्रोजन क्या है, गैस। बाकी जो शेष तत्व है वो क्या है, ठोस है। तो नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन का जो गलनांक क्वथनांक होगा वो सबसे कम होगा, वो सबसे कम होगा। बाकी जो शेष तत्व है उनका गलनांक क्वथनांक अधिक होगा। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है इस चीज को। अब ये पॉइंट आपने नोट कर लिया, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। देखो ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये आपका बिस्मिथ। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है इसका जो गलनांक क्वथनांक होगा मेरे भाई सबसे कम होगा। यहां लिख देना, पूरा लिख देना, गलनांक क्वथनांक, गलनांक, ठीक है, ऑब्लिक लगा देना, क्वथनांक, क्वथनांक, ठीक है, सबसे कम, सबसे कम। गलनांक क्वथनांक नाइट्रोजन का सबसे कम होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये गैस है ना। बाकी जो शेष तत्व हैं इनका जो गलनांक क्वथनांक होगा वो होगा अधिक, वो होगा अधिक। तो इस चीज को आज के बाद याद रखना। तो हमारा गलनांक क्वथनांक वाला सेकंड पॉइंट मेरे भाई कवर हो चुका है। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे फुली कवर हो गए। एक एक चीज को समझते हुए मेरे भाई मैं अभी स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो स्लो इसलिए चल रहा हूं ताकि आप चीजों को हर एक पॉइंट को पकड़ पाए, हर एक पॉइंट को समझ पाए मेरे भाई। ठीक है, चलो अब मेरे भाई हम आ जाते हैं परमाणु त्रिज्या पर। इनको आपने नोट कर लिया है तो मैं इनको हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा मेरे भाई परमाणु त्रिज्या, थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो आप हेडिंग में जमाइए परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, चलो मेरे भाई हम फिफ्थ समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये फिफ्थ समूह के तत्वों को लिख लिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मिथ, ये लिख दिया। ठीक है, अब मेरे भाई आपको पता ही है जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आपको पता है ये मिलता है आपको वर्ग। क्या मिलता है, वर्ग। और आपको ये चीज मैं पिछली वीडियोस में समझा चुका हूं बड़े अच्छे तरीके से कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, बढ़ती है, लेकिन आवर्त में घटती है। आवर्त में क्या होती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। तो इस जो समूह है इसकी जो तुलना हम करेंगे वो आपका फोर्थ समूह से करेंगे। मतलब ये आपका 15वां वर्ग है, क्या है, 15वां वर्ग, या आपका फिफ्थ ए समूह है, इसकी तुलना हम करेंगे फोर्थ ए से। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पर 14वें वर्ग को या फिर 14वें वर्ग को या फोर्थ ए समूह को मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो वो आपका क्या है, वो है आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और आपका लेड, ये है ना। अब मेरे भाई यहां से यहां, अब देखो आपको पता है ये बन गया आपका आवर्त, ये भी क्या बन गया, आवर्त, ये भी क्या बन गया, आवर्त। आपको पता है आवर्त में बाएं से दाएं चला जाता है और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चला जाता है। तो मैंने मेरे भाई आपको मैंने बता दिया था कि जो वर्ग होता है, वर्ग में जो परमाणु त्रिज्या है, कौन सी त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या, वो बढ़ती है, बढ़ती है। मैं पिछली वीडियो में समझा चुका था। और जो आवर्त है ये आवर्त होता है, और आवर्त में जो आपकी परमाणु त्रिज्या होती है, क्या होती है, परमाणु त्रिज्या, वो घटती है, घटती है। तो परमाणु त्रिज्या घट रही है, परमाणु त्रिज्या घट रही है, इसकी परमाणु त्रिज्या घट रही है, इधर से इधर आने पर परमाणु त्रिज्या घट रही, मतलब इनकी परमाणु त्रिज्या क्या है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो वही परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, वही परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तो आपको इसमें लिखना क्या है, आपको इससे तुलना करके परमाणु त्रिज्या इसकी बताना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फिफ्थ ए समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या, फिफ्थ ए समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या फोर्थ ए समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या से कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या घटती है, आवर्त में घटती है तो परमाणु त्रिज्या कम होती है। तो फिफ्थ ए समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या फोर्थ ए समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या से कम होती है, किंतु वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। दैट्स ऑल। ओके मेरे भाई, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, समझ में आपको आ गया, आना चाहिए आपको, क्योंकि अगर पिछली वीडियो आपने देखी है और यहाँ चीजों को अच्छे से समझा है तो पॉइंट समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो तो ये अपना परमाणु त्रिज्या वाला पॉइंट खत्म।
अब हमारा मेरे भाई फोर्थ पॉइंट, अब अपनी कॉपी में ना आप फोर्थ पॉइंट हेडिंग डालिए और हमारा ये जो फोर्थ पॉइंट है, एक सेकंड मेरे भाई थोड़ा सा मैं इनको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 14वां या फिर फोर्थ ए, है ना। अगला हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है आयनन ऊर्जा। क्या है? आयनन ऊर्जा। ठीक है। अब आयनन ऊर्जा मेरे भाई, जो आयनन ऊर्जा है, जो आयनन ऊर्जा है, मैंने पिछली वीडियोस में अभी आपको समझाया था, आयनन ऊर्जा वर्ग में मेरे भाई घटती है, वर्ग में आयनन ऊर्जा घटती है। जो आवर्त होता है, और आवर्त में जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा शॉर्ट में लिख दिया, बढ़ती है। आयनन आवर्त में बढ़ती है और वर्ग में घटती है। तो देखो ये क्या बना? आवर्त, आवर्त बना, तो आवर्त में बढ़ती है, आवर्त में बढ़ती है तो यहां से यहां आएंगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो यहां ऊर्जा ज्यादा होगी। लेकिन जब वर्ग में जाएंगे तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी, घट जाएगी ना। तो आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? फिफ्थ ए समूह के तत्वों की आयनन ऊर्जा फोर्थ ए समूह के तत्वों से अधिक होती है, क्योंकि आवर्त में बढ़ती है और वर्ग में घटती है। तो फिफ्थ समूह के तत्वों की आयनन ऊर्जा फोर्थ समूह के तत्वों से अधिक होती है, लेकिन अपने वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आयनन ऊर्जा घटती है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हो चुका है अपना पॉइंट। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट के बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट लिख देना, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो मेरे भाई जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो आयनन ऊर्जा के जैसी होती है। जहां आयनन ऊर्जा बढ़ेगी वहां इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, जहां आयनन ऊर्जा घटेगी वहां इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। मतलब वर्ग में जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो घटती है और आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। ठीक है, तो इसका भी पॉइंट बिल्कुल आपका आयनन ऊर्जा के जैसा हो जाएगा, बस आयनन ऊर्जा की जगह इलेक्ट्रॉन बंधुता कर देना। ठीक है, तो फिफ्थ समूह के तत्वों की फिफ्थ समूह के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता, फिफ्थ समूह के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता फोर्थ समूह के तत्वों से अधिक होती है एवं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। ठीक है, चलो ऐसा ही बिल्कुल सेम आपका पॉइंट हो जाएगा ऋण विद्युता का। किसका? ऋण विद्युता का, ऋण विद्युता का। ठीक है, आपको बता दिया था सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्लोरीन की होती है और ऋण विद्युता सबसे अधिक होती है फ्लोरीन की, और सबसे छोटा तत्व कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, तो ऋण विद्युता का पॉइंट भी बिल्कुल इनके जैसा हो जाएगा, बस इनकी जगह जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता है तो उसकी जगह ऋण विद्युता केवल कर देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे मेरे भाई ये 6 गुण हो चुके हैं, 6 गुण हो चुके हैं। इसके बाद हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हमें कुछ कारण भी पढ़ना है कि क्या होता वाला क्वेश्चंस आते हैं ना आजकल, आपको पता है क्या होते वाले क्वेश्चन के क्रेज ज्यादा हैं, तो क्या होता वाला क्वेश्चंस आता है ये पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद ऑक्साइड, हैलाइड, हाइड्राइड, ये सारे गुण हैं, इनको हम कल की वीडियो में मेरे भाई पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डाउट है हमसे पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।